हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टाइम ट्रैवल मूवी लेकर आया हूँ जिसकी कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। प्री डेस्टिनेशन मूवी पहले सीन से आखिरी सीन तक सस्पेंस से भरी हुई है। मूवी में जो कुछ भी हो रहा है एक बार देखने से समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। अगर आपने भी ये मूवी देखी और इसकी कहानी समझ नहीं आई तो ये वीडियो आपके लिए है। इस मूवी में प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। मैं इस पैराडॉक्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम 1975 का वक्त देखते हैं। एक हैट पहना हुआ आदमी 1975 में न्यूयॉर्क सिटी की एक पब्लिक बिल्डिंग में आता है। वहाँ एक बम लगा था जिसे उसे डीएक्टिवेट करना था। वो उसे डिफ्यूज करने में लग जाता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अब दोनों के बीच फायरिंग होने लगती है और इस बम को डिफ्यूज करने का टाइम खत्म हो जाता है और वो फट जाता है। उसके फटने की वजह से उस आदमी का फेस बुरी तरह से जल जाता है। उसे वहाँ एक और आदमी अपनी तरफ आता दिखाई देता है जो उसके पास आकर उसका वायलिन बॉक्स इसको देता है। असल में ये वायलिन बॉक्स टाइम मशीन था जिसे यूज करके वो आदमी वापस अपने वक्त 1992 में आ जाता है। इसी टाइम से वो टाइम ट्रेवल करके 1975 के वक्त में आया था ताकि इस बम ब्लास्ट को रोक सके। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस मूवी में जो चार मेन कैरेक्टर्स हम देखेंगे वो हैं जेन, जॉन, बारकीप और फिजल बम्बर। ये चारों इंसान असल में एक ही हैं। ये चार मुख्तलिफ वक्त से हैं। मुख्तलिफ वक्त में ये मुख्तलिफ नजर आते थे। ये क्यों हुआ और कैसे, ये आपको आगे कहानी में जाकर पता चलेगा। अब वो कैब वाला आदमी जिसका फेस जल गया था वापस अपने वक्त में आ चुका है। 1975 में जहां वो बम डिफ्यूज करने गया था वहां तीन आदमी थे। एक ये कैब वाला आदमी जॉन, दूसरा फिजल बम्बर जिसने बम लगाया था और तीसरा आदमी जिसने टाइम मशीन जॉन की तरफ बढ़ाई उसका नाम था बारकीप। ये तीनों आदमी एक ही हैं जो मुख्तलिफ टाइम लाइन से टाइम ट्रैवल करके इस वक्त में तीनों इकट्ठे ही आ गए। ये आदमी मुख्तलिफ वक्त से टाइम ट्रैवल करके एक ही वक्त इस जगह में क्यों आया, अभी ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आगे की कहानी में आपको सब समझ आ जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल का एक ऐसा अनोखा पैराडॉक्स है जिसमें टाइम ट्रैवल करने वाला इंसान एक ऐसे क्लोज लूप में फंस जाता है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट। इसमें जो भी इवेंट होता है वो आगे होने वाले इवेंट का काज होता है, यानी कि उस इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बाद में होने वाला काम पहले हुआ था या माजी में होने वाला काम ही पहला स्टार्टिंग पॉइंट था। और टाइम ट्रैवल करने वाला इंसान चाहे कुछ भी कर ले वो किसी भी होने वाले वाकया को बदल नहीं सकता, यानी हिस्ट्री को चेंज करना नामुमकिन है। जो काम एक दफा हो गया आप टाइम ट्रैवल करके पास में जाकर उसे बदल नहीं सकते। आप अगर कोशिश करेंगे भी तो आखिर में आपको पता चलेगा कि आप इस काम के होने का काज तो बन गए हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाए। यानी आप माजी में जाकर अपनी पैदाइश को रोक नहीं सकते, किसी भी बड़े वाकया या जंग को रोक नहीं सकते। तो चलें अब कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो जॉन 1975 से वापस अपने वक्त 1992 में आ जाता है। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जल चुका था तो उसे प्लास्टिक सर्जरी करके बिल्कुल नया चेहरा दिया जाता है। अब उसकी शक्ल भी बदल चुकी थी। जॉन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था वो टेम्पोरल ब्यूरो टाइम मशीन के थ्रू पास में जाकर पास में हुए भयानक वाकयात को रोकने का काम करती थी। जॉन का मिशन 1975 में हुए उस बम धमाका को रोकना और फिजल बम्बर को मारना था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो उसे रोक नहीं पाता। अब न्यू चेहरे के साथ उसका न्यू नेम बारकीप था। बारकीप का मतलब होता है बार का मालिक या बार में ड्रिंक सर्व करने वाला। अब बारकीप 1970 में एक मिशन के लिए जाता है। इस बार में एक आदमी आता है जो कि बारकीप का जवानी का रूप जॉन था। वो जॉन को पहचान जाता है लेकिन जॉन बारकीप को नहीं पहचान सकता क्योंकि अब उसका चेहरा भी बदल चुका था और सर्जरी की वजह से उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। ये दोनों बातें करने लगते हैं। जवान जॉन बारकीप को बताता है कि वो अनमैरिड मदर के नाम से एक बुक का राइटर है। वो अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वो पहले एक बदकिस्मत लड़की था, उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। वो उसे एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ गए थे। ये 1945 का वक्त था। वहाँ उसका नाम जेन रखा गया। ऑर्फनेज में बच्चों को कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन जेन को किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया था। जेन फील करती है कि वो आम लड़कियों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जेन जब हर तरफ से मायूस हो जाती है तो वो स्पेस का प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेती है। वहाँ वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है, लेकिन उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। वो उसे बताते हैं कि दूसरी लड़की के साथ फाइट की वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जेन को साइकोसिस बीमारी थी। ये असल में एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान की थिंकिंग उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहती। उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास जो कुछ है वो रियल है या फेक। रियल क्या है और फेक क्या, ये इंसान कंफ्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। देखा जाए तो इस दुनिया की हर चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है।
जैसे जैसे साइंस नई इन्वेंशंस कर रही है ये लोग सच साबित हो रहे हैं, जैसे कि मल्टीपल यूनिवर्सेस, टाइम इल्यूजन, ब्लैक होल वगैरह। स्पेस क्राफ्ट से निकाले जाने के बाद जेन एक नाइट स्कूल ज्वाइन करती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है। दोनों में प्यार होने लगता है। एक रात दोनों अकेले में टाइम भी स्पेंड करते हैं, लेकिन एक दिन वो स्ट्रेंजर उसे बताता है कि अब उसे जाना होगा। वो उसे वेट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेन एक दफा फिर अकेली हो जाती है और दुखी रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो हॉस्पिटल में काफी मुश्किल होती है, लेकिन उसने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि डिलीवरी में कॉम्प्लेक्शंस आई थी क्योंकि तुम्हारी फिजियोलॉजी आम लोगों से जरा मुख्तलिफ है। तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन फुली डेवलप मौजूद हैं। जब डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आई तो हमें तुम्हारा फीमेल ऑर्गन काटना पड़ा, तो अब तुम्हारे अंदर जस्ट मेल ऑर्गन बचे हैं, यानी कि अब तुम फीमेल नहीं बल्कि मेल हो। फिर उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लिया था। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे अपनी बच्ची नहीं मिलती। फिर वो घर आ जाती है। अब वो कोशिश करती है कि वो मेल की तरह जीना शुरू करे। वो अपना नाम जेन से जान में बदल लेती है। अब वो जान है। बार में जान जब बारकीप को अपनी स्टोरी सुनाता है तो सोचता है कि बारकीप उसकी कहानी पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात का यकीन है क्योंकि बारकीप तो जान ही है जो कि फ्यूचर से उस वक्त में टाइम ट्रेवल करके आया था। बारकीप जान को कहता है कि मैं तुम्हें इस स्ट्रेंजर के पास ले जाऊंगा जिसने तुम्हारी जिंदगी खराब की। मैं तुम्हें उसे मारने का मौका भी दूंगा। अब दोनों टाइम ट्रेवल करके उस जगह जाते हैं जहां जेन नाइट स्कूल जाती थी। जान गन अपने पास रखकर उस जगह स्ट्रेंजर का वेट करने लगता है, लेकिन उसकी मुलाकात अपने लड़की वाले पुराने वर्जन जेन से होती है। वो अपने लड़की वाली रूप को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जान को समझ आ जाती है कि वो जिस स्ट्रेंजर को मारने आया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था, क्योंकि ये जान ही था जो फ्यूचर से पास में आकर जेन से मिला और दोनों के बीच रिश्ता बना और फिर जान जेन को छोड़कर चला गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक लूप है। कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि पहला इंसिडेंस कौन सा है। अब जब दोनों जॉन और जेन आपस में मुलाकात कर रहे होते हैं, बारकीप उसे यहीं छोड़कर टाइम मशीन के थ्रू 1975 में चला जाता है। ये उसी जगह जाता है जहाँ फिजल बम्बर बम सेट कर रहा होता है। दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन फिजल बम्बर जॉन को बेहोश कर देता है। जब उसे होश आती है तो वो जॉन को जलता हुआ देखता है। उसका फेस बुरी तरह से जल चुका था। वो जॉन को वापस उसके वक्त 1992 में जाने में मदद करता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बारकीप वहाँ से हॉस्पिटल आता है उस वक्त में जब जेन ने बच्ची को जन्म दिया था। वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर रॉबर्टसन से होती है। मिस्टर रॉबर्टसन के पास भी टाइम मशीन थी और यहाँ बताया जाता है कि वो टेम्पोरल ब्यूरो के हेड हैं, वही ब्यूरो जिसके लिए बारकीप काम करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और बारकीप उस बच्ची को उठाकर 1945 में जाता है। वो एक ऑर्फनेज में जाकर उस बच्ची को वहाँ छोड़ देता है, यानी बच्ची अपने वक्त से कई साल पीछे आ गई थी। उसे ये करना ही था क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि अगर ये बच्ची ऑर्फनेज में ना गई तो वो बड़ा नहीं हो सकेगा और जिस कहानी का वो हिस्सा है अभी है, जिस जगह वो अभी तक पहुंच चुका है वहाँ वो नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए उस बच्ची का ऑर्फनेज में जाना लाजमी है। 1963 में वो पैदा हुई और अब वो 1945 में एक ऑर्फनेज यानी यतीम खाना में थी। यहाँ हम इस लूप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को देखते हैं। जॉन और जेन एक इंसान है और वो बच्ची जो उनके रिलेशन की वजह से पैदा हुई वो भी ये दोनों ही हैं। और जॉन ने टाइम ट्रैवल किया और पास में आकर अपने ही फीमेल रूप से रिलेशन बनाकर खुद को ही जन्म दिया और फिर खुद से खुद को छीन कर पास में ले जाकर ऑर्फनेज में छोड़ दिया ताकि वो वहाँ बड़ा हो सके। अब हम यहाँ नहीं बता सकते कि इस लूप में पहला वाकया कौन सा है, बच्ची का जेन का पैदा होना या फ्यूचर से पास में आकर जॉन का जेन से रिलेशन बनाना ताकि वो खुद को पैदा कर सके। अब बच्ची को ऑर्फनेज में छोड़कर वो वापस 1963 में आ जाता है जहाँ जॉन और जेन एक दूसरे के प्यार में थे। जॉन जेन को बताता है कि वेट मैं आ रहा हूँ। फिर वो बारकीप के पास आ जाता है जो उसे वापस अपने टाइम 1985 में ले जाता है। वो उसे वहीं छोड़ता है और साथ में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी छोड़ता है ताकि वो हकीकत जान सके और आगे क्या करना है वो भी जान सके। यहाँ वो मिस्टर रॉबर्टसन से फिर मिलता है, वो उससे बात करते हैं। फिर वहाँ से टाइम ट्रैवल करके वो 1975 में आ जाता है। वो चाहता है कि वो रिटायर हो जाए। 1975 ही वो साल है जब वो भयानक धमाके वाला वाकया होना था जिससे 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। बारकीप इस वाकया के कुछ दिन पहले ही के वक्त में गया था। इधर 1985 तक जॉन भी इस सदमे से रिकवर कर गया था। बारकीप की ऑडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से उसे सारी सच्चाई का इल्म हो जाता है तो वो भी टेम्पोरल एजेंट बन जाता है। 1992 तक वो एक माहिर टेम्पोरल एजेंट बन चुका था। यहाँ से कैप और सूट पहनकर टाइम ट्रैवल करके वो उस बम धमाके वाले वक्त में जाता है फिजल बम्बर की तरफ से लगाए गए उस बम को डिफ्यूज करने के लिए। यहाँ फिजल बम्बर की मूवमेंट की वजह से जॉन को किसी के होने का एहसास होता है तो दोनों के बीच गन फाइट होती है। ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन था जो हमने कहानी के हिस्से में देखा और यहाँ फिर देख रहे हैं। बम को डिफ्यूज करने का वक्त खत्म हो जाता है, बम फटता है और जॉन का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है।
और बारकीप उसकी हेल्प करता है ताकि वो वापस अपने वक्त में जा सके। अब हम कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहां बारकीप 1975 में रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने पहुंच चुका है। वो अपनी टाइम मशीन को मुकम्मल तौर पर डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार एरर आता है, वो डीएक्टिवेट नहीं कर पाता। वो फाइल्स को चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि रॉबर्टसन ने उसके लिए वहाँ एक क्लू छोड़ा है जिससे वो फिजल बम्बर को पकड़ सकता था। इस क्लू की मदद से उसको फिजल बम्बर की लोकेशन का पता चल जाता है। वो उस जगह उसे पकड़ने चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये फिजल बम्बर खुद उसका ही एक फ्यूचर रूप है। बारकीप रुक जाता है। उसका फ्यूचर वर्जन जिसे फिजल बम्बर नाम दिया गया वो उससे बात करने लगता है। उसकी बातें सुनकर ऐसे लगता है कि वो साइको बन चुका है। बार बार टाइम ट्रेवल और अजीब सी अबनॉर्मल जिंदगी की वजह से ऐसा हुआ हो। बारकीप उसकी बातें सुनता है। वो कंफ्यूज था, शॉक्ड भी कि मैं ऐसा कैसे बन गया। वो इसी दौरान फिजल बम्बर को गोली मार देता है जो कि उसका मिशन था। वापस आकर बारकीप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने लगता है। उसने अपने टाइम मशीन के बारे में रॉबर्टसन को नहीं बताया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी को देखकर और इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर आपको इस मूवी की बहुत सारी बातों की समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार ज़हन में आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि बारकीप ने फिजल बम्बर को मार दिया और रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने लगा, तो क्या वो फ्यूचर में जाकर फिजल बम्बर बन जाएगा और क्यों? फिजल बम्बर को मारने के बाद जॉन टाइम मशीन जो अभी काम कर रही थी उसके बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताता, यानी कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और वो टाइम ट्रैवल करता रहेगा। टाइम ट्रैवल करने से टाइम ट्रैवलर के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और अजीब वाकयात और इनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट्स देखकर टाइम ट्रैवलर साइको होने लगता है। टाइम ट्रैवल करने की वजह से बारकीप का दिमाग भी खराब हो जाएगा और वो आखिर में फिजल बम्बर ही बन जाएगा। वैसे भी ये मूवी प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर बनाई गई है, यानी कि टाइम ट्रैवलर कुछ भी कर ले वो पहले से हुए वाकया को रोक नहीं सकता। वो उसे रोकने जाएगा भी तो वो उस वाकया के होने में हेल्प ही करेगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा। जैसा कि जॉन बम ब्लास्ट को रोक नहीं सका और इस कहानी का एक हिस्सा ही बन गया। दूसरा सवाल, क्या न्यूयॉर्क में हुए बम ब्लास्ट को रोका जा सका? जैसे कि हम जानते हैं कि प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में हम किसी भी इंसिडेंट्स को रोक नहीं सकते, रोकने जाएंगे भी तो उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि फिजल बम्बर के मरने के बाद वो बम ब्लास्ट रुक गया हो? ब्लास्ट तो होना ही था। अगर फिजल बम्बर मर गया तो फिजल बम्बर का जवान रूप या किसी और वक्त का रूप आकर वो ब्लास्ट जरूर करेगा। तीसरा सवाल, क्या जॉन के यही 4 रूप थे या कोई और भी? दोस्तों, इस कहानी में हमें 4 रूप ही दिखाए गए हैं जो 4 मुख्तलिफ टाइम लाइन से आए थे, लेकिन क्योंकि जॉन के पास टाइम मशीन थी तो मुख्तलिफ वक्तों में जाकर मुख्तलिफ रूप लाजमी होंगे। जैसे कि बारकीप के बाद हमने फिजल बम्बर को देखा। बारकीप के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी बहुत ही मुख्तलिफ और खुफिया थी जिसमें वो अपनी मर्जी से टाइम ट्रेवल करता रहा। मुझे नहीं लगता कि वो जस्ट बम ब्लास्ट को रोकने के लिए टाइम ट्रेवल करता रहा, वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए भी टाइम ट्रेवल करता रहा होगा। जो कुछ उसके साथ हुआ वो ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होना था वो होता रहा और वो इसका हिस्सा बनता रहा और अपनी ही डिफरेंट रूप बनाता रहा। मुझे नहीं लगता कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट नियर फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि अगर बना वो बिजनेस तो लाजमी करेगा, लेकिन इस कहानी का सस्पेंस उसका मैजिक खत्म कर देगा। प्री डेस्टिनेशन के फैन भी शायद यही चाहते हैं कि हम जान सकें कि इस कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आए। फैन इसी सस्पेंस में इस मूवी को बार बार ही देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।